जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम सब नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं जो चैप्टर वाइज है और टॉपिक वाइज है। और ये 2010 से लेकर अब तक जितने भी एमसीक्यू बने हैं नीट में, उनका कंसेप्ट के साथ रिवीजन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 5 चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको देख के आएंगे तो अगला चैप्टर आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर या यूनिट 6 है, थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इन वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। यानी 3 मोल आइडियल गैस है। आइडियल गैस तो कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक्सपेंसन हो रहा है, फैल रहा है। कहाँ पर? वैक्यूम में, निर्वात में। तो उसका वर्क डन क्या होगा? तो आप जानते हैं कि वैक्यूम में कोई गैस एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, तो कोई, जब कुछ है ही नहीं तो किसके अगेंस्ट काम होगा? किसी के अगेंस्ट काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो उसको वर्क डन क्या बोलेंगे? जीरो। ठीक है, यानी वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर या कोई प्रेशर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन जीरो। जब प्रेशर के अगेंस्ट कोई गैस एक्सपेंड करता है तो वर्क होता है। जब कुछ प्रेशर या गैस है ही नहीं तो एक्सपेंड करने पर कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न के बाद सेकंड प्रश्न में क्या है? एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस 4H गैस 2H2 गैस इज -869.6 किलो जूल। यानी कह रहा है गया है क्वेश्चन में कि 4 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। यानी एटम्स किस में बदल रहा है? मॉलिक्यूल में। कितना एटम है? 4 एटम। कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? इतना। तो बोल रहा है नीचे द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड इज। तो इसको कैसे करेंगे? डिसोसिएशन पूछ रहा है किसके किसके बीच? एच और एच का। मॉलिक्यूल के एच और एच को तोड़ना है। तो पहले आप एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन निकाल लीजिए, फिर उसको तोड़ दीजिए, उसका साइन कन्वर्ट करके पता चल जाएगा। तो देखिए, जब 2 मॉलिक्यूल बन रहा है तो कितना रिलीज हो रहा है? -869.6। तो एक मॉलिक्यूल जब बनेगा तो कितना रिलीज होगा? डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 चौके 8, 2 3 6, 2 चौके 8, बचा 1, 2 8 16, यानी -434, यानी 434.8 किलो जूल क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा जब ये 1 मोल बनेगा। अब इसको बनने में इतना रिलीज हो रहा है तो तोड़ने में इतना ही लगेगा। तो तोड़ने में एनर्जी लगता है तो उसको प्लस से दिखाते हैं। तो इसी को क्या कर देंगे? प्लस। जो -434.8 है उसको क्या कर देंगे? प्लस। यानी 434.8 किलो जूल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है ये। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया। उसके साथ कंसेप्ट भी समझ में आ जाना चाहिए कि कंसेप्ट इसके पीछे क्या है। फार्मेशन पूछा है, कितने मोल का दिया है? 2 मोल का। 1 मोल का निकाल के उसका इन्वर्ट कर दीजिए, यानी बनने में इतना रिलीज हुआ है तो तोड़ने में इतना लगेगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनने में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही एनर्जी लगता है। ठीक है, लगता है तो प्लस और निकलता है तो माइनस। ये आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैस। ध्यान दीजिए, मोनोएटॉमिक गैस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्सड, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो आपको रटाया चीज़ याद हो या कंसेप्ट से जाए, दोनों का आंसर क्या है? 1.67। कैसे? क्योंकि देखिए मोनोएटॉमिक का जो रेशियो आता है Cp/Cv का, वो कितना आता है मोनोएटॉमिक के लिए? 1.67। कैसे आता है ये आपको जानना है तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो मोनोएटॉमिक के लिए Cp का वैल्यू होता है, कितना होता है? 5/2r। कितना होता है? 5/2r। और Cv का जो होता है वो कितना होता है? 3/2r। ये मोनोएटॉमिक के लिए है। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो निकालेंगे Cp/Cv, तो 3/2r। तो r कैंसिल और 2 कैंसिल, तो 5 क्या आ जाएगा? 3। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 एकम 3, बच गया 2, 3 छः 18, 3 छः 18, 1.66, यानी राउंड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.67। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप याद रख लीजिए, मोनोटॉमिक के लिए क्या आएगा? 1.67। ठीक है, चलिए अब डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए भी याद कर लीजिए। ठीक है, कैसे याद करेंगे? अब जो 5/2 होता था मोनोटॉमिक के लिए, वो क्या हो जाएगा? 7/2 कर दीजिए यार, Cp के लिए हो जाएगा। और Cv के लिए क्या हो जाएगा? उसी का जो 3/2 करते थे अब उसकी जगह 5/2r कर देंगे। तो 7 क्या हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 5 2 5 के 20, 1.40 के आसपास हो जाएगा डायटोमिक के लिए। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है,
ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रिएक्शन इक्वल एनर्जी रखता है, किसके लिए? एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल रखता है किसके लिए? फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी आर या फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर रखता है। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन सही है? डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एच तीनों इक्वलेंट है, वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। और चौथा है, तीसरा है डेल्टा एच जीरो है, चौथा है डेल्टा जी जीरो है। तो इसमें से कौन सही होगा? तो आप जानते हैं डेल्टा एच जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कैसे निकालते हैं? बॉन्ड एनर्जी या एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है, फॉरवर्ड, और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। थोड़ा इसको अच्छे से लिख दूँ मैं यहाँ पर जगह लेकर, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। डेल्टा एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो दोनों का क्या है? बराबर है, जितना फॉरवर्ड का है उतना ही बैकवर्ड का है। तो जीरो माइनस जीरो यानी बराबर, चाहे जितना भी रहे, 20-20 रहे तो भी जीरो आएगा, चाहे जो भी रहे तो इक्वलेंट है। तो डेल्टा एच क्या होगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को घटाते हैं, तो जो आता है वो चेंज डेल्टा एच बताता है। तो बराबर होने के केस में जीरो आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, फॉर द रिएक्शंस H2O4 लिक्विड, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिक्विड है और क्या दे रहा है? 2XO2 गैस, ठीक। अब ये रिएक्शन से आपको में डेटा दिया है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना दिया है? 2.1 किलो कैलोरी। एंट्रोपी चेंज कितना दिया है? 20 कैलोरी केल्विन इनवर्स एट 300 केल्विन। हेंस डेल्टा जी इज, अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है? इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और टेम्परेचर, और डेल्टा जी पूछ रहा है। तो आपको डेल्टा जी चाहिए, क्या चाहिए? डेल्टा जी। तो आपके लिए क्या करेंगे? डेल्टा जी निकालने के लिए आप क्या करते हैं? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब आपको एच नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? एच इसमें नहीं दिया है। तो एच निकालने के लिए एच के बराबर क्या रखते हैं आप? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, क्या रखते हैं? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये फार्मूला रखते हैं। और इसको कहाँ रख देंगे? इस वाले फार्मूले में, डेल्टा जी वाले में, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले में। तो ये तो फार्मूला लगाना है, तो पहले एच निकाल लीजिए, फिर एच को सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा जी निकाल लीजिए। तो यही इक्वेशन में आपको रखना है। अच्छा, डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाते हैं, वो भी गैसियस मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो प्रोडक्ट कितना है? मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो 2 प्रोडक्ट में से गैसियस होनी चाहिए। यहाँ पर क्या देखिए लिक्विड है, तो लिक्विड का लिए क्या होता है? जीरो। तो 2 में से 2 जीरो गया, 2 डेल्टा एन कितना आ गया? 2 आ गया। अब चलिए इसको पुटअप कैसे करते हैं दिखा देते हैं आपको। तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा यू दिया है 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा जो एन है तो आप समझ गए कैसे निकाला जाता है। आर का वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, कितना है? किलो कैलोरी में कितना है? 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी, यानी 2 कैलोरी के आसपास है, ठीक है। 2 कैलोरी या 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी, ठीक है। और टेम्परेचर कितने दिया है? केल्विन में। अब इसको पुट कर देंगे तो डेल्टा एच पहले निकल गया कितना? 3.3 किलो कैलोरी। अब डेल्टा जी निकालने के लिए उसको एच को रख दीजिए और जो आएगा वो डेल्टा जी आ जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना आ गया? 2.7 किलो कैलोरी। तो किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, द हीट ऑफ कंबशन, क्या बोल रहा है? द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन 2 कार्बन डाइऑक्साइड माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल, द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन को जलाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें एनर्जी कितना रिलीज होता है? माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि यदि आप 35.2 ग्राम CO2 बनाना चाहेंगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? CO2 फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज होगा? तो चाहे इसका कार्बन का कंबशन कहिए तब भी CO2 फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे आप CO2 का फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज की बात कर लीजिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। इसको दूसरे कलर में लेंगे तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो 12 ग्राम ये जल रहा है और 32 ग्राम ये जल रहा है, तो 44 ग्राम CO2 बन रहा है, ठीक है। तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? माइनस 393.5, इतना एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो आपसे कितना CO2 पूछ रहा है? 35 दशमलव कितना है? फिर से देखना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा।
35.2 ग्राम, ठीक है, 35.2 ग्राम बन रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो लगा लीजिए सिंस 44 ग्राम CO2 है ना, CO2 का मोलर मास कितना होता है भाई, 1 मिनट, CO2 का मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो हो गया 44, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे तरह कर लेंगे 44 ग्राम CO2 CO2 बनने में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिलीज -393.5, तो कितना ग्राम आपको बनाना है 35.2 ग्राम। जब CO2 बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, -393/5 अपॉन 44 इंटू 35 पॉइंट क्या कर दीजिए 35.2, इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा -315 किलो जूल के बराबर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी में 315 किलो जूल इतना एनर्जी रिलीज होगा। कंसेप्ट क्या देखना है कि 44 ग्राम में इतना रिलीज हो रहा है तो 35 ग्राम CO2 बनने में कितना रिलीज होगा, बस यही लगाना है आपको और कुछ नहीं, ठीक। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, किसके बीच इक्विलिब्रियम बोला है, लिक्विड वेपर के बीच इक्विलिब्रियम है। आगे क्या है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर 4 में से आप इसको पढ़ेंगे तो मैं ऑप्शन सीधे लगा दे रहा हूँ, बी वाला करेक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेल्टा एच के पहले वी क्या वेपर है, एंथैल्पी चेंज अपान यहाँ RT स्क्वायर होना चाहिए, तो केवल T स्क्वायर है, तो ये गलत है, 2 जगह गलत है यहाँ। इसमें क्या है, इसमें डेल्टा G दे दिया है और इसमें क्या है माइनस दे दिया है और स्क्वायर नहीं दिया है, तो सब जगह कुछ मिसिंग है। इसमें क्या है सबसे करेक्ट है। अच्छा, किस इक्वेशन के हिसाब से सही है ये, क्लासियस क्लेपरान इक्वेशन से ये वाला जो फार्म है वो सबसे करेक्ट है, ठीक है। उसमें क्या है DLNP नेचुरल लॉ ऑफ प्रेशर है अपॉन DT टेम्परेचर चेंज है, वो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपर RT स्क्वायर, ठीक है। ये है जब लिक्विड वेपर आपस में इक्विलिब्रियम होंगे तब ये फार्म सही होगा, ठीक, क्लासियस क्लेपरान इक्वेशन के अनुसार। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या है, फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा H इक्वल टू 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा S इक्वल टू 83.6 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, इन ब्रैकेट में कह रहा है एज्यूम दैट डेल्टा H एंड डेल्टा S डू नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। इसमें प्रश्न दिया गया है कि डेल्टा H का वैल्यू 35.5 किलो जूल पर मोल है और एंट्रोपी चेंज कितना है 83.6 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल। देखिए यहाँ पर किलो जूल मोल इनवर्स में है, यहाँ पर जूल केल्विन इनवर्स मोल में है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को कि यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे जूल में हो या किलो जूल में हो। फिर आगे पूछा है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट कब होगा, जबकि टेम्परेचर के साथ डेल्टा H और डेल्टा S चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है, T 425 से क्या है, T 425 से ज़्यादा रहे, आल टेम्परेचर T 298 से ज़्यादा रहे या T 425 से कम रहे। तो ध्यान रखिए क्या कि आपका डेल्टा H और डेल्टा S में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप जानते होंगे डेल्टा, यहाँ कलर बदल देते हैं, डेल्टा S बराबर क्या होता है, डेल्टा Q/T होता है ना, ये आप जानते हैं। और Q मान लीजिए हीट है तो हीट को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं और T क्या है टेम्परेचर, ठीक। या इस तरह से मान लेते हैं, इस इक्वेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे इक्वेशन से हम लगा सकते हैं कि डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S गिव्स फिर एनर्जी चेंज। तो इसमें स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव यानी 0 से कम होना चाहिए। तो हम डेल्टा G की जगह पर क्या लिख दें, ये वाला कंडीशन लिख दें, ठीक है। यानी हम सीधे लिख दें कि डेल्टा G 0 से कम होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। तो डेल्टा GH का वैल्यू कितना होता है, T डेल्टा H माइनस T डेल्टा S इज लेसर देन 0, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए इस ग्रेटर देन के इधर, तो डेल्टा H, ठीक है, इज लेसर T डेल्टा S, तो आपको T निकालना है, तो T के लिए डेल्टा H अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा S इज लेसर T। अब इसका वैल्यू दिया ही है, पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर चलिए अब इसको रख देते हैं वहाँ पर इस इक्वेशन में, तो डेल्टा H अपान डेल्टा S, डेल्टा और लेसर देन T, तो डेल्टा H कितना दिया है, डेल्टा H का वैल्यू दिया है 35.5 और किलो जूल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10³ अपान क्या करेंगे 83.6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा T से क्या आएगा, कम आएगा, तो T से जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा
ये आएगा 425 किलो केल्विन से कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इसको करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन कौन सा लगाना है। कौन सा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ई। कौन सा है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी गिब्स इक्वेशन है ये, जिसमें स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये निगेटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव होने का मतलब ये इस पर उसको क्या कर दिया गया है, डेल्टा जी को इससे आना चाहिए, जीरो से कम आना चाहिए। तो इसका वैल्यू इस साइड रख देंगे जीरो से नीचे, तो अपने आप आपको टी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 9वां। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 y2 एंड xy आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5:1। डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज -200 किलोजूल मोल इनवर्स। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 विल बी। तो ये प्रश्न आपको सामने दे दिया है कि यदि हम x2 से y2 से xy बनाएं और जिनका रेशियो क्या है 1:0.5:1 है, और एंथैल्पी चेंज XY के लिए कितना दिया है? इतना दिया है, -200 किलोजूल मोल इनवर्स। तो पूछ रहा है क्या? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको कौन से इक्वेशन का सहारा लेना पड़ रहा है? तो आपको लेना पड़ रहा है डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यदि इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाएगा और रिजल्ट निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2 y2 और xy आर x किलोजूल मोल इनवर्स 0.5x और x किलोजूल मोल इनवर्स, यानी 1:0.5:1 दिया था, तो इसको हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं, 0.5x मान रहे हैं और एक को x मान ले रहा है। अब इसमें अप्लाई कर दिया गया है कि ये जो फॉर्मेशन उसका हो रहा है xy का, किससे होगा? x2 से y2 से, और 1 मोल बन रहा है, तो इसका x2 का कितना मोल यूज हो रहा है? आधा मोल। y का आधा मोल बन रहा है xy। तो डेल्टा एच बराबर कितना दिया है? -200 किलोजूल मोल इनवर्स दिया है। अब फार्मूला अप्लाई कौन सा कर रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच के इक्विवेलेंट है। अब इस पर रखने पर जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एच का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगी? ठीक है, 800 किलोजूल मोल इनवर्स, यानी बॉन्ड एनर्जी x2 का कितना आएगा? 800 किलोजूल मोल इनवर्स। तो ये इक्वेशन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अभी पहले ये दूसरे प्रश्न में ऐसा ही कुछ आया था कि वैक्यूम में आइडियल गैस एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन पूछा, तो वर्क डन क्या आया था? 0। अभी क्या पूछ रहा है? एडियाबैटिक कंडीशन के लिए फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस के लिए कौन सा कंडीशन सही होगा? तो ऑप्शन देखिए ध्यान से कि क्यू बी 0 डेल्टा टी 0 डब्ल्यू 0, दूसरा है क्यू 0 डेल्टा टी लेस देन 0 एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, सी दिया है लेस देन 0 डेल्टा टी बराबर है डब्ल्यू 0 है, चौथा दिया है क्यू 0 से बड़ा है डेल्टा टी भी बड़ा है डब्ल्यू भी बड़ा है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब कैसे करेक्ट होगा इसको सुन लीजिए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एडियाबैटिक कंडीशन के लिए न तो हीट अंदर आए न हीट बाहर जाए किसी सिस्टम से। ठीक है, एडियाबैटिक का मतलब न हीट उस प्रोसेस हो जाए लेकिन हीट न अंदर जाए ना हीट बाहर जाए, यानी क्यू क्या होता है? 0 होता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि क्यू इक्वल टू 0। ठीक, अब अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू ऑलरेडी 0 है और डब्ल्यू एक्सपेंड करेगा। कब एक्सपेंशन हो रहा है? फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, और फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू क्या होता है? 0। फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू क्या होता है? 0। तो डेल्टा यू क्या हो गया? 0। अच्छा, और डेल्टा यू जो होता है इंटरनल एनर्जी चेंज टेम्परेचर के क्या होता है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, यानी ये डेल्टा यू टेम्परेचर क्या है? एक वेरिएबल है, टेम्परेचर के साथ वेरिएबल है। तो डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो डेल्टा टी इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो डेल्टा यू किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा टी पर। तो डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा टी भी क्या होगा? 0। तो इस तरह से क्यू 0, डब्ल्यू 0 और डेल्टा टी क्या होगा? 0। तो तीनों कंडीशन 0 होंगे। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी है। विच among the following is correct option for right relation between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas? 1 मोल आइडियल गैस के लिए Cp और Cv में कौन सा रिलेशन सही है? तो आप बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन सीखे होंगे।
किए भी होंगे। तो क्या पढ़ते हैं, सी पी माइनस सी वी बराबर एन आर, ठीक है। और एन क्या दिया है, 1 मोल, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन है, आप मुझे भी बताइएगा कि इस इक्वेशन को किसी नाम से जानते हैं, किसी वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है उसको भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इनका डिफरेंस आर का कितने के बराबर होता है, लगभग 2 कैलोरी के बराबर, क्योंकि अभी इसके बताया गया है कि 2 कैलोरी या 2 गुणे 10⁻³ किलो जूल कैलोरी के लगभग बराबर होता है आर का वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, कभी कभी 2 कैलोरी के बराबर होता है, ये भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो ये 2010 से 2021 तक इतने प्रश्न आए थे इस चैप्टर से। मैंने 2010 से 21 तक का सेलेक्ट किया है, और ये वीडियो आपके सहयोग के लिए बनाया गया। यदि अच्छा लगे, समझ में आए, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।